सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कांच की चूड़ियाँ का भाग 3। तो बच्चों, इस पाठ में आपको मैंने बताया था कि जो बदलू काका हैं वह जब अपने गांव जाया करते थे, मामा के गांव जाया करते थे, तो वहाँ पर वह खूब ज़्यादा घूमते थे, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते थे। और वहाँ पर एक उनको बदलू काका थे जो उनको लाख की सुंदर सुंदर गोलियाँ बनाकर देते थे। तो बच्चों, लेखक से जब उनकी कई समय बाद जब लेखक के पिताजी का बदली हो गई, उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, तो लेखक उनसे मिलने न जा पाए। तो कुछ समय बाद, तो 8-10 साल बाद जब लेखक को उनकी याद आई, तो लेखक उनसे मिलने उनके घर चले गए। और जब लेखक ने उनकी दशा देखी तो लेखक के मन में बहुत बुरा लगा। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को आगे शुरू करते हैं। मैं चुप रहा। मुझे लगा उनके अंदर कोई शंका छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर भी शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि जब वह बदलू काका से मिले, तो जब उन्होंने उनकी दशा देखी तो उनको बहुत ही बुरा लगा। और उन्होंने वो समझ गए कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है, कोई बहुत बड़ा दुख उनके अंदर छिपा है। लेखक बोलते हैं कि मैं मन ही मन सोचता रहा कि जो मशीनी युग है उसने कितने हाथ काट दिए, अर्थात जो मशीन युग का प्रारंभ हुआ उसने कितने छोटे काम, उद्योग धंधे करने वाले लोगों के काम को ठप कर दिया। कितने छोटे जो उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं उनका काम बंद करा दिया, उनकी रोजी रोटी छिन गई। अब लेखक बोलते हैं कुछ देर तक शांति रही। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो बच्चों, लेखक बोलते हैं कि तो जब मैंने बदलू काका को दुखी देखा, तो मैं फिर उसके बाद बात का मैंने विषय बदला और काका से कहा कि काका, आम की फसल कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने लहकर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी की आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया। तो बच्चों, जब लेखक ने बातचीत का विषय बदला तो उन्होंने बदलू काका से आम मांगे। तो बच्चों, बदलू काका अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि लेखक कि वह जनार्दन अर्थात लल्ला को आम खिलाए। मुखातिब होकर बोलने का अर्थ है उसकी ओर ध्यान देकर बोला, नहीं नहीं कक्का, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। तो बच्चों, यहाँ पे जब लेखक को बहुत सारे आम दिखते हैं तो लेखक कहते हैं कि वह आम खाने के लिए मना करते हैं। जो बदलू काका हैं वह उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। तो बच्चों, लेखक बोलते हैं कि वह कुछ समय तक चुप रहे और फिर जब उनको वह दिन याद आए जब बदलू काका उनके लिए अपनी गाय की दूध की मलाई बचा के रखते थे। गाय तो है अच्छी है ना कक्का? तो लेखक बोलते हैं जब उनको मलाई की याद आई तो उन्होंने काका से प्रश्न पूछा कि आपकी गाय ठीक तो है ना? गाय कहाँ है लल्ला? 2-4 साल पहले बेच दी, कहाँ से खिलाता? तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि जो बदलू काका बोलते हैं कि मेरे पास गाय नहीं है, अभी मैंने वह गाय बेच दी है क्योंकि मेरा काम धंधा तो चौपट हो गया। मैं गाय को कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जू, उनकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है कक्का, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि जो बदलू काका हैं उनकी बेटी अंदर से आम लेकर आई। वह डलिया में बहुत सारे आम थे। तो लेखक बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि वह इतने आम नहीं खा पाएंगे। इतने में जो बदलू काका हैं वो हंस पड़ते हैं और बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इतने सारे आम तो एक समय में ही खा लेता था। अब तुम तो शहर वाले हो ना, तुम कैसे खा पाओगे इतने आम? तो बच्चों, यहाँ पे बखत का अर्थ है समय और चौगुने का अर्थ है 4 गुने। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि आप लोगों की बात तो कुछ और ही है, मैंने उनको उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर खिलाओ, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला इसी साल तैयार हुए हैं। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि जो बदलू काका हैं वह उनको आम खिलाने पर जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि वह आम उनको खाने ही पड़ेंगे। और वह अपनी बेटी रज्जो से कहते हैं कि लल्ला को अच्छे वाले, सिंदूरी वाले का अर्थ है जो अच्छे वाले, अच्छे मीठे और पके आम हैं, वह लल्ला को खिलाओ।
रज्जो ने 4-5 आम उंगली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। तो बच्चों, जब लेखक को रज्जो आम छाँट के दे रही थी तो लेखक की जो निगाह का अर्थ है दृष्टि, वह रज्जो की सुंदर कलाइयों पर पड़ी, जिस पर कुछ देर के लिए ठिठक गई का अर्थ है कुछ देर के लिए उसकी निगाह रुक गई कि वह उसने जो लाख की चूड़ियाँ पहनी है वह कितनी उसके ऊपर फब रही का सज रही हैं, अच्छी लग रही हैं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बोला, यही तो आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो बच्चों, जैसे ही लेखक की निगाह जो दृष्टि है वह रज्जो के हाथों में पहनी गई चूड़ियों पर रुक गई, ठिठक गई। तो बदलू काका ने उनकी नज़र को पहचान लिया और कहा कि यह आखिरी जोड़ा है जो मैंने जमींदार साहब की बेटी की शादी के लिए बनाया था। वह मुझे कम पैसे दे रहे थे, लेकिन मैंने उनको वह जोड़ा देने से इनकार कर दिया, कहा कि तुम शहर से ले आओ। तो बच्चों, यहाँ पर इस बात से पता चलता है कि बदलू काका जो हैं, भले ही उनका काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। पहले भी वह अपने द्वारा बनाई गई जो लाख की चूड़ियाँ हैं उसका मुँह मांगा दाम मांगते थे, और आज भी वह उसी बात पर कायम हैं। तो बच्चों, मैंने आम ले लिए और खाकर तेज बार पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक बताते हैं कि उन्होंने आम खाए और कुछ देर पश्चात का अर्थ है बाद में वह वहाँ से निकल गए, और उनके मन में यह खुशी थी कि बदलू काका ने हार कर भी हार नहीं मानी है। भले ही उनका काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन उन्होंने उसका असर अपने व्यक्तित्व पर नहीं होने दिया है। आज भी वह उसी प्रकार पहले की तरह ही स्वाभिमान से रह रहे हैं। वह अपने लाख की चूड़ियों का मोल खूब जानते हैं, और वह किसी को भी वह लाख की चूड़ियाँ कम दाम पर नहीं देना चाहते हैं, और उन्होंने अपना स्वाभिमान बना के रखा है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक कामता नाथ जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जो मशीनी युग है उसके आ जाने से जो छोटे उद्योग धंधे वाले हैं उनका काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया है, चौपट हो गया है। तो इसके बारे में लेखक ने उस पूरे पाठ में हमको बताया है, और जो ग्रामीण जनजीवन है थोड़ी उसकी झलक भी उन्होंने यहाँ पे दी है कि गांव में किस प्रकार से लोग रहते हैं और किस प्रकार से गांव में प्रेम और आपसी भाईचारा बना हुआ है। वह अतिथियों के आने पर उनका किस प्रकार से आतिथ्य सत्कार करते हैं, यह भी हमें इस पाठ में देखने को मिला। तो बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ की ओर चर्चा करेंगे। चाव का अर्थ होता है चाह या तीव्र इच्छा। सलाह का सलाई या धातु की छड़। मुंगेरी गोल मुट्ठीदार लकड़ी जो ठोक पीटने के काम आती है, जिससे जब बदलू काका अपना वो बनाते थे, लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, तो वह लाख को पिघला कर ठोक ठोक के वह मुंगेरी पर रख के उसको ठोकते थे। पैतृक पूर्वजों का पिता या प्राप्त पुश्तैनी का। तो बच्चों, जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का पेशा था बदलू काका का, वह उनका पैतृक पेशा था, पूर्वजों के समय से वह चला आ रहा था। खपत माल की बिक्री, माल की कितनी बिक्री हो, वस्तु पैसों से न खरीद कर। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि एक वस्तु जो आप खरीदते हैं वह पैसों से न खरीद कर किसी वस्तु के बदले वह चीज़ ली जाती है। जैसा कि आप लोग अपने गांव में भी देखते होंगे कि गांव के लोग अधिकतर क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो उसके बदले वह दूसरी चीज़ देते हैं। इसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। कसर का अर्थ होता है घाटा पूरा करना या कमी पूरा करना। नाजुक का अर्थ है कोमल, जैसे कि वहाँ पे लज्जू की जो हाथ की कलाइयाँ थी वो काफ़ी नाजुक थी। पगड़ी सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा। अब पगड़ी जो सिर पर लंबा कपड़ा बांधा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में उसको पगड़ी कहा जाता है। मरहम पट्टी जख्म का इलाज, घाव दवा लगाकर पट्टी बांधना। तो बच्चों, जैसे लेखक के जो मामा की लड़की थी उसके हाथ में कांच की चूड़ी का टुकड़ा चुभ गया था, तो लेखक ने उसका मरहम पट्टी की उसके घाव का इलाज किया। मचिया बैठने के उपयोग में आने वाला सुतली आदि से बुनी चकोर छोटी खाट। जो बच्चों, जो छोटी खाट होती है जिसमें लोग बैठते हैं तो उसको मचिया कहा जाता है।
मुखातिब, मुखातिब मतलब आमने सामने देखकर बात करना, बिल्कुल आमने सामने देखकर बात करना को मुखातिब होकर बात करना कहते हैं। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र, तो जो बांस का बना एक छोटा बर्तन होता है उसको डलिया कहा गया इस पाठ में। फबना, फबना मतलब सजना या शोभा देना। जो लाख की चूड़ियाँ थी वह जो बदलू काका हैं उनकी लड़की के रज्जो के हाथ में काफ़ी फब रही थी, वह सज रही थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।